दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच की जब घटना सामने उभर कर आई, दो समुदायों के बीच संघर्ष को लेकर, एक मौत को लेकर, उस मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर, और जितनी बड़ी तादाद में देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में 3 दिनों तक जो कुछ दिखाया गया वो सिर्फ और सिर्फ बहराइच से ही जुड़ा था। और जरा सोचिए, मीडिया पे दिखाई जाने वाली बहराइच की खबर का आपके जीवन में असर क्या पड़ा। आप भूल गए। लेकिन अभी बिहार में मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों से निकल रही है, भागलपुर से निकल रही है और किशनगंज तक जाएगी। जाहिर है ध्रुवीकरण होगा, जाहिर है समुदायों के बीच तनाव बढ़ेगा। जो विरोध करने वाली पार्टी है उनके मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जो यात्रा निकाल रही है उनकी पूरी पार्टी के बगैर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह नहीं सकते हैं। लेकिन इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है या क्या पड़ेगा? यात्रा के बीच में कोई और बड़ी घटना हो गई तो फिर पूरे मीडिया पर यही रेंगने लगेगा। सवाल कोई भी पूछ सकता है, आपकी जिंदगी पर असर क्या पड़ा? झारखंड में टिकटों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। 81 में से 68 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी की बगावत करके निकले सरयू राय इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी सहयोगी है। सरयू राय वही शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था जमशेदपुर में, लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड में है। तो एनडीए गठबंधन के भीतर आसू को जितनी टिकटें दी गई, एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को भी मिली, जनता दल यूनाइटेड को भी 2 सीटें मिल गई। लेकिन आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? महाराष्ट्र की राजनीति में तनातनी चल रही है। खास तौर से मुंबई की सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से समझौता करने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के भीतर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है और उसमें सिर्फ 2 ही सीट कांग्रेस को देंगे। इसको लेकर अब यह भी चर्चा चल पड़ी कि दरअसल समाजवादी पार्टी बदला ले रही है, हरियाणा का बदला ले रही है। उसे कोई जगह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने नहीं दी थी और यहां दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं दी थी, तो अब 2 ही सीट दे रहे हैं। और वो 2 सीट दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वहां पर कांग्रेस हार जाए, क्योंकि बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है गाजियाबाद वाली और खैर की सीट। लेकिन आपकी जिंदगी पर असर क्या पड़ा? टेलीविजन न्यूज चैनलों पर रेंगती हुई खबरों के बीच जब आप घूमते टहलते समझते हैं तो आपकी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है, सिवाय इसके कि आपकी आंखें देख रही होती हैं, कानों में एक हुड़दंग भरी आवाज लगातार जा रही होती है। लेकिन असर आपकी जिंदगी में क्या पड़ता है? तो आज हम आपके साथ आपकी जिंदगी को और इस देश के भीतर की उन परिस्थितियों को आपके साथ ही जोड़ना चाहते हैं और जो बातों का जिक्र इस देश के मीडिया को करना चाहिए, जिन बातों का जिक्र इस देश के लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, उनकी जिंदगी से जुड़े सवालों को लेकर करना चाहिए, वो गायब क्यों है? क्या ऊपर से कोई आदेश है कि मत बताइए इस देश में महंगाई कितनी है, मत बताइए आरबीआई की नई नीतियां जिस रास्ते चल रही है उसमें बैंकों का क्या हाल है? क्या नहीं बताइए कि शेयर बाजार से दुनिया के तमाम एफआईआईज कितना पैसा हर दिन निकाल रहे हैं? यह भी नहीं बताइए क्या वाकई आरबीआई नोट छापकर इस देश के कॉरपोरेट को संभाले हुए है? यह भी नहीं बताइए कि इस दौर में ना तो प्राइवेटाइजेशन चल पा रहा है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट रवानगी पर है, बावजूद इसके पहले 100 दिनों में जो एक बड़ी रकम का जिक्र सरकार ने किया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर दिया है पहले 100 दिनों में, उसका कोई आंकड़ा मत पूछिए। क्या वाकई यह आदेश ऊपर से मीडिया को आ चुका है, या मीडिया अपने आप समझ गई है कि दरअसल इन बातों का जिक्र करेंगे तो सरकार फंस जाएगी, सरकार की उलझने बढ़ जाएंगी, और उलझने बढ़ेंगी तो लोगों के भीतर गुस्सा पनपने लगेगा। लोग ये सवाल करने लगेंगे कि वाकई उनकी अपनी जिंदगी में ना रोजगार बचा, ना ही इंश्योरेंस का पैसा बचा। रोजगार नहीं, इंश्योरेंस का पैसा निकालकर जिंदगी चल रही है और इन सब के बीच रसोई में से आलू प्याज तक गायब हो गया है। ये कैसी परिस्थितियों के बीच हमारी टीम ने आज एक कोशिश की है
जो सरकार आपको आंकड़े बतलाती है कि देखिए पिछले महीने महंगाई 3.6% थी, आज वो बढ़कर 5.8% हो गई। पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई है। पिछले 2 साल के भीतर इस देश के भीतर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो कोर सेक्टर है वो नेगेटिव में चला गया है। बात इससे बनेगी नहीं। सीधे आपसे जुड़े सवालों को लेकर ही हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत की और मोदी सरकार के दौर के 10 बरस की परिस्थितियों में आप उस वक्त कहां खड़े थे, इस वक्त कहां पर खड़े हैं, उसका सरकार द्वारा दिए गए डाटा के जरिए पैसों में कन्वर्ट करके परिस्थितियों को परखने की आज कोशिश की गई है। इसलिए आज सिर्फ आप इन बातों को सुनिए और समझ लीजिए किस तर्ज पर इस देश में लोग जिंदा हैं और जिंदा रहने के लिए सरकार के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर कैसे निर्भर हो चले हैं। इस देश के प्रवासी मजदूरों के पास भी काम नहीं है। मनरेगा में भी 50 दिन, 100 दिन तो दूर की बात, 50 दिन का जिक्र पिछले साल तक होता था, वह भी गायब हो गया है। शहर में रोजगार की परिस्थिति और बदतर हो गई है। लेकिन चुनाव का दौर है, टिकटों का वितरण है, इन सब के बीच कहीं शोर हंगामा है तो मीडिया उसी दिशा में चर्चा करते रहे, बहस करते रहे और स्थितियां धीरे धीरे और नाजुक होती चली जाए, क्योंकि जो बैरोमीटर असल में शेयर बाजार का है वह भी इतना डामाडोल है कि सिर्फ इस महीने उसने 20 लाख करोड़ से ज्यादा गंवा दिए हैं। हर दिन कुछ लाख करोड़ रुपया गायब हो जाता है शेयर बाजार से, क्योंकि एफआईज पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन आइए, आपकी रसोई से आज बात शुरू की जा रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सब्जी की कीमत, एक औसत निकाला गया है, ये हम आपको शुरू में जानकारी दे दे रहे हैं। हमने इसमें एवरेज रखा है 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए में जो माल आज आप खरीद रहे हैं वह 10 बरस पहले कितने में खरीदते थे, इसको लेकर एक साफ तौर पर एक डाटा निकाला गया है। सब्जी 32 रुपए की सब्जी जो 2014 में थी, आज वो 100 रुपए हो गई है। हम आपको बताएंगे भी कि इस दौर में सरकारी कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में कमाई कितनी बढ़ गई। लेकिन इन सब का असर कैसे क्या हुआ, यह पहले आंकड़ों से समझ लीजिए। सब्जी 32 रुपए की सब्जी जो 2014 में थी अब 100 रुपए की हो गई है। 28 रुपए का तेल 100 रुपए में हो गया है। लगभग 47-48 रुपए का फल 100 रुपए में हो गया है। 27 रुपए की दाल या 26 रुपए 50 पैसे की दाल 100 रुपए में अभी मिल रही है। किसानों में जो बीज मिलता था वह बीज इससे पहले लगभग 29 रुपए में जो मिलता था वो आज 100 रुपए में मिलता है। जो खाद की कीमत थी वह 31 रुपए थी जो बढ़कर अब 100 रुपए हो गई है। डीजल 2014 में 60 रुपए था, आज वो 100 रुपए मिलता है। जितना डीजल 60 रुपए में तब मिलता था अब वो 100 रुपए में मिलता है। पेट्रोल तब 75 रुपए मिलता था, वह 100 रुपए में मिलता है। आप घर में जो व्हाइट वॉश कराते हैं उसकी कीमत उस वक्त 25 रुपए थी, आज वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। ये एक बेसिक जानकारी है इस देश में हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए कि उसकी जानकारी में यह बात आए कि अगर आप औसत निकालेंगे तो 38 रुपए 50 पैसे की कीमत अब 100 रुपए हो गई है। इतनी महंगाई और इतनी परेशानियों के बीच मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास खास तौर से, या अपर मिडिल क्लास को भी ले लीजिए, इनकी जो औसत आय जो बढ़ी है वो औसत आय लगभग बढ़ी है 5% से लेकर 11% के बीच में। और यहां पर 100% से ज्यादा एवरेज, जो फल का एवरेज है वो 100% को पार करता है और बाकी सब तो 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी इस दौर में हर चीज की हो गई है। तो जो पैसा आपकी जेब में जा रहा था और जो बाजार से आप सामान खरीदने जाते थे, इन दोनों का फर्क आप एक बेसिक लाइन में समझ गए होंगे। दूसरी परिस्थिति यहां से शुरू होती है, तो फिर सरकार करती क्या है। सरकार ने इस दौर में जो जीएसटी का खेल खेला और जीएसटी के आश्रय इस देश के भीतर अलग अलग टैक्सों के जरिए जो वसूली शुरू हुई, चाहे वो सेस के जरिए हो, वो एजुकेशन सेक्स हो सकता है, एजुकेशन के साथ हेल्थ सेस हो सकता है, ये जो कम्युनिकेशन सेस होता है, इस देश के भीतर में रोड और ट्रांसपोर्ट सेस भी होता है। इसको अगर सबको मिला दीजिएगा तो 2014 में अगर उस पीरियड में आप जाइएगा तो आज की तारीख में जैसे आप इस देश का बजट 48 लाख करोड़ का है और सरकार टैक्स से तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपए लेती है, यानी इसको अगर आप 100 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधे तौर पर इसको इस रूप में समझिए, तो आज की तारीख में अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं
तो सरकार उसमें से 90 रुपए से ज्यादा आपसे टैक्स वसूलती है। तो सरकार आपके टैक्स के पैसे से चलती है। उसी में से किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया, उसी में से 5 किलो अनाज दिया गया, उसी में से बैंक ट्रांसफर हो रहा है। सरकार की कोई अलग जेब नहीं है। जो टैक्स का पैसा है उसी को दिखलाना और बतलाना है। तमाम योजनाएं उसी के तहत चलती है। एक सवाल आपके जहन में यहां पर तुरंत आ जाना चाहिए कि अरे ये तो हमारा ही पैसा है। बिल्कुल आप ही का पैसा है। इससे पहले की जो सरकारें होती थी वो डरती थी, घबराती थी, बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब के दौर में सब कुछ खुला खेल है, तो खुले तौर पर यह कहा जाता है कि देखिए हम दे रहे हैं। ये हम का मतलब यह है कि दरअसल हम ना होते तो आपको नहीं मिलता। और ये 100 रुपए में से 90 रुपए जो टैक्स के तौर पर वसूले जा रहे हैं, तो आपके जहन में एक सवाल और होना चाहिए, 2014 में कितना टैक्स वसूली होती थी? उस समय जो 100 रुपए की कमाई थी उसमें से 65 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते थे। यानी 25 रुपया और बढ़ गया टैक्स वसूलने का इन 10 वर्षों में। कमाई कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, टैक्स वसूली बढ़ गई। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और आप बच के जा नहीं सकते हैं। बच के नहीं जाने का मतलब यह है कि जो लोग सोचते हैं कि दुनिया के दूसरे बाजार में चले जाएं, उनके लिए तो डॉलर सामने खड़ा है। आज की तारीख में 84-85 रुपए कहिए, 84 तो एक थोक मूल्य है, लेकिन जब आप बैंक के जरिए करेंसी कन्वर्ट करने जाएंगे तो कम से कम 85 से 86 रुपए ले रहा है। अब आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए तब क्या था? तब 59 रुपीज 75 पैसा था जो बैंक का ट्रांसफर होता था $1 के मुकाबले। अब वो बढ़कर 85 रुपए पार कर गया। यानी यहां पर भी तकरीबन 25 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ डॉलर की कीमत में हो गई। यानी जो भारत के 13 लाख छात्र पढ़ाई के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में इस फाइनेंशियल ईयर में गए, वह जो पैसा 2016 में दे रहे थे, अगर वह 10 लाख रुपए देते थे तो आज की तारीख में वो बढ़कर 15 लाख उन्हें देना पड़ रहा है सिर्फ डॉलर की कीमत को लेकर। और अगर ओरिजिनल आपको फैक्ट चाहिए तो दुनिया के बाजार में भारत के पैसा जो डॉलर में कन्वर्ट करके जो करेंसी जाती है, वहां पर ट्यूशन फीस और बाकी खर्चों को लेकर यह उस समय तक लगभग 3.5 लाख करोड़ थी, जो अब बढ़कर, छात्र भी बढ़े लेकिन अगर उतने ही छात्रों को आप रख लीजिए तो वह 5 लाख करोड़ हो गई। और अगर मौजूदा वक्त में आप कहेंगे अच्छा 13 लाख करोड़ गए तो कितना फीस दिया जा रहा है बाहर, जो बच्चे जा रहे हैं उसका एवरेज जो निकलता है वो तकरीबन 6 लाख करोड़ का निकलता है। तो वो जो पैसा बाहर जा रहा है वह इस देश में जिन्होंने कमाया है और इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एजुकेशन का हम कर नहीं पाए। सरकार कहती है दुनिया के दूसरे देशों से भारत आते हैं, लेकिन आपको यहां जानना होगा दुनिया के दूसरे देशों से जो भारत में पढ़ाई करने आते हैं, दो ही तरह के लोग आते हैं। एक एक्सचेंज प्रोग्राम में जो अलग अलग देशों के बीच होते हैं, और दूसरा भारत से जो ज्यादा गरीब देश हैं, जैसे गरीब या कहें एजुकेशन के लिहाज से उन्हें लगता है भारत आ जाए, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें नेपाल है, उसमें भूटान है, उसमें श्रीलंका है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें म्यांमार है, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज है कुछ। ये एक परिस्थिति के भीतर भारत विकसित होने जा रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। लेकिन बात इससे भी अभी पूरे तरीके से साफ हुई नहीं। अगला मसला यह है कि जब इस देश के भीतर में किसी भी चीज को अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं तो 10 बरस में 62% किराए का इजाफा हो गया। 62% के इजाफे का मतलब बहुत साफ है कि कल तक जो आप 100 रुपए में टिकट खरीद लेते थे, अब उसको देने के लिए आपको 162 रुपए देने होंगे। यह एक एवरेज है रेलगाड़ी के टिकट को लेकर। जो सोना खरीद रहे हैं वह भी समझ लें, आज की तारीख में 77,000 सोना है, 77,000 तोला है प्रति 10 ग्राम। उस पीरियड में अगर आइएगा तो उसमें से आप सीधे तौर पर 19-20 हजार कम कर दीजिए, 56,000 के लगभग आके खड़े हो जाइए। अब ये जो पूरी इकोनॉमी संभालने की प्रक्रिया के भीतर गवर्नेंस का हिस्सा आता है, वो और ज्यादा डराने वाला है। सरकार ने जानकारी दी थी कि उसने इस देश के भीतर में पहले 100 दिनों में ही जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए, वो प्रोजेक्ट अपने तौर पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के थे, जो उन्होंने शुरुआती 100 दिनों में बतलाया। 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया। लेकिन सरकार का ही आंकड़ा बतलाता है कि जो बीते दिनों यानी बीते 5-6 वर्षों में तकरीबन 900 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हैं, आधे बने हैं, कहीं पर सिर्फ शिलान्यास हुआ है।
इस स्थिति में इसका बोझ जो है सरकार पर 6 लाख करोड़ का बढ़ चुका है। यह भी सरकार का आंकड़ा है, यह कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको लेकर आप कहें अच्छा 6 लाख करोड़ बढ़ गया, फिर ये 15 लाख करोड़ का कहां से जिक्र कर रहे हैं, तो इन योजनाओं का क्या होगा और ये कहां पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को बताना चाहिए कि जब वो 15 लाख करोड़ रुपए पहले 100 दिनों में जो उसने आंकड़े दिए, वो आंकड़ों की परिस्थिति कहां पर है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा। और सरकार के जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा रेलवे के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, रोड्स के हैं, एविएशन से जुड़े हुए हैं, माइन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। यह सारा मैसेज देता है कि दरअसल देश की इकोनॉमी को लेकर जो कवायद होनी चाहिए वह सिर्फ आंकड़ों के इर्द गिर्द परसेंटेज में बताकर सरकार हर बरस कुछ नए परसेंटेज सामने लेकर आ जाती है, और हम आप उस परसेंट को डिवाइड गुना भाग तो करेंगे नहीं। ये तो समझ नहीं पाएंगे कि 20 रुपए का आलू 80 रुपए में क्यों हो गया, या 15 रुपए का आलू 60 रुपए में क्यों हो गया, 20 रुपए का प्याज 80 रुपए पार कैसे कर गया। और सरकार को इस दौर में बाकायदा सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं कि सस्ता चावल, सस्ता आटा, सस्ता प्याज लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार का यह काम तो नहीं था, लेकिन इस स्थिति में सरकार आ गई क्योंकि स्थिति अब उसके अनुकूल बची नहीं, तो देश भर में सस्ते प्याज पहुंचाने की परिस्थिति में अब सरकार ने प्रयासरत चीजों को कर दिया है। एवरेज जो आटा और चावल पहुंचा रहे हैं उसमें एवरेज लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 80 से 120 लोगों के बीच है जो कर्मचारी इसमें लगते हैं। वो पैसा भी तो टैक्स पेयर का पैसा ही है, क्योंकि 90% तो टैक्स से पैसा वसूला जाता है। अब इस परिस्थिति में कुछ जो लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार से पैसा खूब बनाया जा रहा है, तो उनको यह समझना चाहिए, सिर्फ अक्टूबर का महीना ले लीजिए, पहले 17 दिन लगभग 75,000 करोड़ रुपया एफआईआईज निकाल चुके हैं, सेल करके यहां से चले गए। इस दौर में डॉलर कॉस्टली हो गया, रुपया सस्ता हो गया, पैसे का भुगतान तो डॉलर में होगा तो उनकी कमाई वहां भी हो गई। हम यहां से जो खरीदते हैं बाहर से वह भी हमको डॉलर में देना होता है। तो इस स्थिति में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों का मार्जिन महीने दर महीने बढ़ता चला जा रहा है, और ये कमोवेश हर महीने कभी 21%, कभी 23%, कभी 25%, कभी 37%। बात इससे साफ हुई नहीं। इस देश के खजाने पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप का असर पड़ता है हर महीने, वो एवरेज भी निकालिएगा तो वो 50,000 करोड़ के लगभग आ ही जाएगा। फिर वही सवाल आ गया, तो इसमें कॉरपोरेट का अपना बिजनेस कैसे चलता है, उसका अपना नेटवर्थ कैसे बढ़ता है, और इसको साधेगा कौन। क्योंकि किसान के लिए लागत महंगी हो गई, इस देश के मिडिल क्लास के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो गया, उसकी लागत मुश्किल हो गई। इस देश के भीतर में हर वो चीज जो आप खरीदने जा रहे हैं वो कॉस्टली है, लेकिन हर वो चीज इस देश में बनती हो या ना बनती हो, लेकिन इस देश के भीतर रोजगार दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फैक्ट्री आउटलेट नेगेटिव में चला गया है। जरा कल्पना कीजिए, यानी एक व्यक्ति को काम नहीं देंगे, लेकिन एक व्यक्ति को निकालने की परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर फैक्ट्री से जो उत्पादन लगातार होता है उस दिशा में देखिए। जो कोर सेक्टर हमारा, वो इलेक्ट्रिक का हो, वो माइन का हो, वो ऑयल का हो, वो सीमेंट का हो, वह लोहे का हो, उस तमाम सेक्टर के भीतर अगर आप एवरेज भी निकालिएगा तो आपके पास -3.75% आएगा। इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में जिस इकोनॉमी को सरकार संभालने का दावा करती है, क्या वो कॉरपोरेट के आश्रय संभाल रही है, और कॉरपोरेट को जो संभालने का दायित्व जिसे सौंपा गया वो क्या आरबीआई है। और आरबीआई का बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि जो कर्ज ले रहे हैं और जिनकी अपनी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की है, उनसे आप वसूली ना करें। उनके यहां कम से कम आप पहलवानों को ना भेजें वसूली करने के लिए। वसूली करनी है तो किसानों के यहां भेजिए, बकरी उठाकर ले आएगा। मिडिल क्लास के यहां भेजिए, उसकी गाड़ी उठा के ले जाएगा। किसी के यहां भेजिए, लेकिन 100 करोड़ पार का जो नेटवर्थ कर चुका है उसके यहां मत भेजिए। और 100 करोड़ पार के नेटवर्थ वाले लोगों का कर्ज इस देश के बैंकों के ऊपर तकरीबन 12 लाख करोड़ से ज्यादा का है। वो 16 लाख करोड़ अलग है जो माफ कर दिया गया, जिसका जिक्र राजनीतिक तौर पर बार बार होता है। यह बिल्कुल एक अलग चीज है। तो इस बाजार के भीतर क्या असर पड़ रहा है, जो आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, उसका असर कहां पड़ रहा है? उसका असर पड़ रहा है
इस देश के भीतर में किसी भी हालत में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। ऐसे में मौजूदा मोदी सरकार जो चल रही है उसमें आंध्र प्रदेश यानी चंद्रबाबू नायडू बड़े मायने रखते हैं। अब हम वहां की आपको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बतला दें जिससे आप चीजों को थोड़ा और साफ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, वहां 72% तक सब्सिडी देने का ऐलान, जो भी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उसको सरकार देगी। यह आंध्र प्रदेश का नया ऐलान है। यानी कंपनी सब्सिडी जो 12% थी उसको बढ़ाकर 44% कर दिया गया। जो सबसे पहले 200 कंपनियां आएंगी उसको 30% के बदले 62% सब्सिडी देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है 40% सब्सिडी देते थे, अब उनको 70% सब्सिडी देंगे। और 100 इंडस्ट्रियल पार्क हम बनाने वाले हैं और उसमें एक रतन टाटा के नाम पर इनोवेशन हब भी बनेगा। नाम कुछ भी देते चले जाइए, पैसा कंपनियों के पास नहीं है, वो बैंक से कर्ज ले रहे हैं। और बड़ी आसान सी चीज अगर समझनी है तो इसको इस रूप में समझिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 70% सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है, उस 70% के बाद बचे 30%, उस 30% को 100% बताकर बैंक से जो कर्ज लिया जाएगा उसके बाद सिर्फ 5 से 7% पैसा किसी कंपनी को देना है और एक झटके में 70% पैसा उसके खाते में सब्सिडी के तौर पर, और उस सब्सिडी के आश्रय सारी सुविधा, और उसमें से पैसा निकाल के कुछ बैंक को दे दे, ईमानदार हो तो, और ना हो तो वह भी चलता चला जाए और राज्य डेवलप करने लगेगा। यह पैसा कहां से आ रहा है? यह पैसा आरबीआई क्या नोट छाप के दे रहा है? और उसी के आश्रय पूरा शेयर बाजार भी चल रहा है, क्योंकि शेयर बाजार इस अक्टूबर के महीने में जो दुनिया में युद्ध का माहौल है, या फिर इस देश के भीतर डॉलर और रुपए की परिस्थिति है, या इकोनॉमी कैसे किस रूप में कौन संभालेगा पॉलिटिकल तौर पर, यह सवाल जब बड़ा होते चला जा रहा है और उसमें महाराष्ट्र चुनाव सामने है, तो लगभग 19,75,000 करोड़ रुपए इस दौर में गायब हो गए शेयर बाजार से इसी महीने। वो पैसा किसका डूबा किसका नहीं डूबा, लेकिन जब आप मैनिपुलेशन में आते हैं तो बड़ी कंपनियों का नेटवर्थ इस दौर में भी बढ़ रहा है जब शेयर बाजार नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो किस इकोनॉमी को संभालते और समझते हुए इस देश के मीडिया को यह निर्देश भी दिया गया कि आप इन चीजों को मत दिखाइए, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो बहराइच दिखाना है, आपको बिहार दिखाना है, आपको टिकटों का वितरण दिखाना है, चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का क्या असर कितना बड़ा और कितना व्यापक और ब्रांड के तौर पर है यह भी बता दीजिए। लेकिन इस देश में आम लोगों के घर की रसोई के भीतर मत झांकिए। डिग्री लेकर घूमते हुए किसी बेरोजगार बच्चे से कोई सवाल मत पूछिए। बैंकों की उलझन में बैंकों में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारियों से सवाल मत पूछिए जो कि राजनीति साधने के लिए अब लोन देते हैं और उसी अनुसार चलना उनका काम हो गया, जिसका ताजा प्रयोग महाराष्ट्र में किया गया। लाडली बहना योजना को लेकर बैंक के मैनेजर से लेकर जीएम तक सबको एक पांव पर यह कहकर खड़ा कर दिया गया, पैसा हर हाल में इलेक्शन के ऐलान से पहले पहुंच जाना चाहिए, और सब पहुंचाने में लग गए। छुट्टियां रद्द, लोग आने लगे, कोई नहीं, पैसा सबको मिलना चाहिए, खाते खुल रहे हैं, फटाफट फटाफट चीजें चल रही है महिलाओं, और यह पॉलिटिकल तौर पे चीज चल रहा है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में मीडिया गायब है। यानी इस देश का वह पिलर ही गायब है जिस पिलर का काम ही इस देश की भीतर की उस सच्चाई को सामने रखते हुए सरकार से सवाल पूछने का है कि कल अगर आफत इस देश के भीतर कोई आ गई तो हम भी कैसे बचेंगे, हमारी फिल्म सिटी कैसे बचेगी, जिसकी चकाचौंध तले हम लगातार दिन भर खबरों को परोसते हैं। यह अलग मसला है कि आपके जरिए हमने भी खूब पैसा बनाया, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि इस देश के लोगों का जो हाल है उसमें उनके भीतर का जो गुस्सा है, उसके लिए अगर कोई स्पेस ही नहीं है तो यह कब तक और कितने दिनों तक चलेगा, या हम इसमें खो जाएं। अच्छा, आज वहां दंगे हो गए, अच्छा आज वहां पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा वहां पर यात्रा निकल रही है, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होगा, अच्छा टिकट बांटने में इसकी चली या उसकी चली, और चलने में भी कितना पैसा किस पार्टी ने ले लिया, और कांग्रेस के भीतर का अहंकार और भ्रष्टाचार मरा नहीं है क्या, और इंडिया गठबंधन के भीतर टकराते हुए परिस्थितियां क्या एनडीए के भीतर भी समा गई है, या वहां पर एक बेहतरीन निर्णय है जीत के लिए जो आना चाहे आ जाए, हारने वाले शख्स की स्पेस नहीं देंगे, जो भी जिता दे वो कितना भी करप्ट क्यों ना हो। चंद्रबाबू नायडू पर से केस हट गया। वह मोदी सरकार के दौर में 24वें व्यक्ति हैं, लंबी फेरिस्त है, उसमें अजीत पवार का नाम भी है, प्रफुल्ल पटेल का नाम भी है, जिनके केसेस बंद हो गए। लेकिन इनसे क्या असर पड़ेगा? असर तो इस बात से पड़ेगा कि 2014 में जो
₹28 ₹30 लेकर जो सब सामान घर में आ जाता था, इस वक्त ₹100 कम से कम लग जाते हैं। और इस बात को आप खुले दिमाग से समझ लीजिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।